हेलो दोस्तों, आज है 23 जून 2025 और आज हम द हिंदू के एडिटोरियल पेज पे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। आज के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनमें हम सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक वैश्विक सहमति बनाने के लिए हमने कई सारे देशों में अपने दूतों को भेजा था, अपने राजनयिकों को भेजा था, ताकि इस कदम के ऊपर जो वैश्विक सहमति है वो बन सके। जिस तरीके से हमने 2016 में और 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एक वैश्विक जो सहयोग जुटाया था, जो वैश्विक सहमति जुटाई थी, उसी तरीके की सहमति जुटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात हमारे देश के राजनयिकों को कई सारे देशों में भेजा गया। इसके बाद हम बात करेंगे मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति के संबंध में कि किस तरीके से हमारे देश में जो मुद्रास्फीति में कमी आ रही है उसके क्या मायने हैं। फिर हम जनजातीय समुदाय के बारे में भी बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझेंगे कि क्यों जनगणना में जनजातियों को और जनजातीय समुदायों को शामिल करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम राजकोषीय नीति के बारे में भी बात करेंगे और हर आर्टिकल के लास्ट में आपको अपने आंसर राइटिंग के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, जिस क्वेश्चन को आप लिख के अपनी आंसर राइटिंग को बिल्कुल सही दिशा में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जो आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच, ये डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है दोस्तों कि 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके माध्यम से जो भी आतंकवादी थे उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद हमने पश्चिमी गोलार्ध के 5 देशों में, गयाना में, पैनमा में, कोलंबिया में, ब्राज़ील में और अमेरिका में, यहाँ पे कूटनीतिक दौरे किए। तो यह जो लेख है वो उसी कूटनीतिक प्रयास के ऊपर केंद्रित है और इस कूटनीतिक प्रयास से, इस दौरे से हमें क्या सबक मिला है उसके ऊपर केंद्रित है। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, इसको आप अपने सिलेबस के जीएस पेपर 2 से जोड़ सकते हैं, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति की बात है, जहाँ हमें विदेश नीति के बारे में पढ़ना होता है, जहाँ हमें आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ हम जीएस पेपर 2 में सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के संदर्भ में भी एक देखते हैं। फिर बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका से संबंधित भी ये आर्टिकल है। तो एक एक करके हम इस आर्टिकल के सारे मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में राष्ट्र की एकता की कूटनीतिक शक्ति के बारे में बात की गई है। तो हमारे देश के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक स्वर में बोलता है। अगर किसी भी राज्य रूपी शक्ति से या गैर राज्य रूपी शक्ति से, मीन्स कि अगर पाकिस्तान या चाइना जैसे अगर कोई देश है, या फिर पाकिस्तान जो जिन आतंकवादी समूहों को पनाह देता है, तो इन आतंकवादी समूहों के द्वारा जब भी भारत की अखंडता को उस पर हमला किया जाएगा या भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया जाएगा, तो भारत का एक ही जवाब होगा। अब इस भारत के संदेश को वैश्विक स्तर पर काफ़ी अधिक विश्वसनीयता और गंभीरता भी हमें इस संदर्भ में देखने को मिलती है। दूसरा, इस आर्टिकल में बात की गई है साफ और संयमित संप्रेषण के बारे में, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की टारगेटेड और कैलिब्रेटेड प्रकृति को, यानी कि हमने बहुत ही प्रिसाइजली आतंकी हमलों पर आतंकी संगठनों पर, आतंकी जो स्थल थे वहाँ पे हमला किया है। तो हमने अपने इस हमले की प्रकृति को वैश्विक मंच पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। कोलंबिया जैसे देशों ने शुरू में पाकिस्तान के दावे पर हालांकि शोक व्यक्त किया था, पर भारत ने जब उन्हें समझाया तो उन्होंने अपने रुख को बदला और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। माफ़ कीजिएगा। फिर आतंकवाद पर वैश्विक सहमति बनाने के संदर्भ में इस आर्टिकल में बात की गई है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी नेटवर्क हैं, जैसे आप लश्कर ए तैयबा को देख सकते हैं, जैश ए मोहम्मद को देख सकते हैं, इस पर भी निरंतर चर्चा की गई और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भारत की चिंताओं को स्वीकार भी किया, भले ही वे पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से भी मिले। अब 2 दिन पहले के आर्टिकल में मैंने आपसे इस बात की चर्चा की थी कि किस तरीके से हम वैश्विक स्तर पर 2016 और 2019 की तरह एक वैश्विक स्तर पर जो सहमति हमारी थी
हमारी कार्रवाई को लेके, उस प्रकार की सहमति बनाने में हम थोड़े से पीछे रह गए थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान को इसी दौरान कई सारे कूटनीतिक सफलता भी प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने हालांकि भारत की चिंताओं को स्वीकार किया, जो चिंता आतंकवाद के संबंध में है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का भी प्रभाव इस आर्टिकल में हमारा ध्यान खींचता है। इस आर्टिकल में बताया गया कि सिंदूर नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग भारतीय संस्कृति की शक्ति को दर्शाता है। फिर योग, बॉलीवुड और परंपराएं, ये सारे वैश्विक जुड़ाव का साधन बनी है। ये हमारे सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा है। इसके अलावा इस आर्टिकल में दोस्तों भारत की 3T रणनीति, इसके बारे में बात की गई है। 3T में पहले टी से आप देखेंगे टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत भारतीय नवाचार को बढ़ावा देना। साथ ही साथ दूसरा टी होता है व्यापार, इसमें हम व्यापार में विविधता लाएंगे और व्यापार का विस्तार करेंगे। और तीसरी टी होती है ट्रेडिशन, जिसमें हम सांस्कृतिक प्रभाव का रणनीतिक उपयोग करेंगे। तो भारत की जो 3T रणनीति है, इस 3T रणनीति के माध्यम से हम अपनी बातों को वैश्विक स्तर पर ज़्यादा अच्छे से और प्रभावी तरीके से रख पा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस आर्टिकल में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर सक्रियता की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा गया है। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं पनामा और गयाना, और जो संभावित सदस्य है कोलंबिया, इनसे भी गहरे संबंध बनाने की हमारी रणनीति रही, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इन देशों में अपने सदस्यों को भेजा था। फिर पनामा ने भारत की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। इस आर्टिकल में हमारे भविष्य के लिए भी सिफारिशें दी गई हैं, जैसे दक्षिण और मध्य अमेरिका में उच्च स्तरीय राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाई जाएं, फिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव और प्रेस कॉर्प्स के साथ सीधा संवाद हो, ब्राज़ील के साथ ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से संबंध सुदृढ़ किए जाएं, और फिर गयाना में तेल और बुनियादी ढांचे में भारत की जो भागीदारी है, उस भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से अगर हम निष्कर्षतः बात करें, तो ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारत की जो कूटनीतिक सक्रियता है, वो न केवल हमारे सुरक्षा चिंताओं के वैश्विक संप्रेषण में सफल रही, बल्कि इस कूटनीतिक सक्रियता ने यह भी दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ लेकर चलने की रणनीति में भी सक्षम है। तो जब मैंने आपको 2 दिन पहले इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, जिसमें हम वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक चुप्पी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हम अपनी वैश्विक छवि को धूमिल कर रहे थे, है ना। हमने जिस तरीके से 2016 और 2019 के दौरान वैश्विक सहमति जुटाई थी, तो इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो हम उस तरीके की सहमति नहीं जुटा पाए, तो एक लेखक ने क्रिटिसाइज़ किया था। अब यहाँ पे देखिए, शशि थरूर ने हमारे देश की वैश्विक नीति को, हमारे देश की विदेश नीति को सराहा है। तो मैंने जब आपको पहले भी बताया था कि हर एक आर्टिकल केवल एक पर्सपेक्टिव होता है, आपको उसे पूरा सच नहीं मानना है। उस टॉपिक से रिलेटेड जब कोई दूसरा आर्टिकल आएगा, तो उस दूसरे आर्टिकल में आपको अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, और सारे पर्सपेक्टिव का क्या कंक्लूजन होगा, ये आपकी समझ के ऊपर निर्भर करता है, और आपको वही ध्यान में रखना है। तो यही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने एक संदर्भ पिछले कुछ आर्टिकल्स में देखा था, और आज हमने एक संदर्भ देखा है। तो इस हमने आर्टिकल में जितनी भी बातों पर चर्चा की, उन सारी बातों के आधार पर ये एक प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारत द्वारा की गई कूटनीतिक सक्रियता ने किस प्रकार वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में टेक, ट्रेड और ट्रेडिशन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हम इसे 3T स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, जिसमें एक टी से होता है टेक, टेक्नोलॉजी, दूसरा टी से होता है ट्रेड, और तीसरे टी से होता है ट्रेडिशन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को हर्षवर्धन अग्रवाल ने लिखा है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल है, ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से जुड़ा है, जिसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था और योजनाएं देखते हैं, सरकारी बजटिंग देखते हैं, आर्थिक विकास और समावेशन देखते हैं, साथ ही साथ निवेश मॉडल और बाह्य क्षेत्रीय स्थिरता देखते हैं, और मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति समन्वय देखते हैं। तो हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए कि विश्व अर्थव्यवस्था हाल के दिनों में गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। आपको एक तरफ अमेरिका ईरान तनाव देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको अमेरिका और चीन के बीच में एक ट्रेड वॉर देखने को मिलेगा। फिर हमें आपूर्ति श्रृंखला में भी विघटन देखने को मिल रहा है, खासकर अभी जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की तरफ कदम बढ़ाया है। और इसके साथ साथ फिर टैरिफ अस्थिरता, इन सारे कारकों की वजह से भारत के निर्यात और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
तो ऐसे में भारत के लिए नीति निर्माण में सूझबूझ बरतना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरफ ये आर्टिकल हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से इस आर्टिकल में हमारे लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले वैश्विक व्यापार अस्थिरता का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात की गई है। देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, यानी हम अपने देश का सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करते हैं। तो अमेरिका और भारत के बीच में यदि टैरिफ और व्यापारिक बाधाएं बढ़ती है तो फिर हमारे देश के अंदर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो हमारे देश के अंदर निर्यातक हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। साथ ही साथ अमेरिका में टैरिफ नीति को लेकर एक अनिश्चितता की स्थिति हमें देखने को मिलती है और इस वजह से हमारे देश के निर्णय जो अमेरिका के संदर्भ में लिए जाने हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी चीज़, इसमें 3 प्रॉन्ज स्ट्रैटेजी यानी 3 स्तरीय रणनीति की बात की गई है। तो हर्षवर्धन अग्रवाल ने ये सुझाव दिया है कि भारत को 3 मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहले बाहरी झटकों से निपटने पे काम करना पड़ेगा। फिर घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पे काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ वैश्विक निर्यात अवसरों के लाभ उठाने की तरफ भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये 3 स्तरीय रणनीति लेखक ने सुझाया है ताकि हम इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने अर्थव्यवस्था को और अपने हितों को सुरक्षित कर सकें। इसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ नीतिगत सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे ट्रेड अग्रीमेंट्स करने को कहा गया है। तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम इन सारे देशों से जल्दी और संतुलित हम मुक्त व्यापार समझौते करें तो हम एक ऐसे कठिन परिस्थिति में जो हमारी अर्थव्यवस्था है हम उससे बच सकते हैं। फिर इसके अलावा गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने हेतु आपसी जो मान्यता समझौते हैं उसकी भी पहल की जानी चाहिए। तो ये पहला नीतिगत सुझाव था व्यापार समझौते के संदर्भ में। फिर आयात निगरानी के संदर्भ में भी हम एक नीतिगत निर्णय ले सकते हैं, जैसे चीन और आसियान देशों से डंपिंग का खतरा बढ़ा है तो घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए व्यापारिक सुरक्षात्मक उपाय हमें अपनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ वैश्विक सुस्ती के बीच सरकार को पूंजीगत व्यय जारी रखना चाहिए ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। तो सार्वजनिक पूंजी निवेश को बढ़ा के, जिसे हम पब्लिक कैपेक्स कहते हैं, और कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम कैपेक्स को बढ़ा के भी अपने देश में जो वैश्विक सुस्ती का प्रभाव पड़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा मौद्रिक नीति को हम अच्छे तरीके से अपना के हम अपने देश में वैश्विक सुस्ती का प्रभाव को कम कर सकते हैं, जैसे महंगाई नियंत्रण में जो आरबीआई है उसको नीतिगत दरों में कटौती करनी चाहिए और इसकी वजह से मांग और निवेश को बल मिलेगा। फिर विदेशी निवेश को भी आकर्षित करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, जैसे चीन और वियतनाम से आपूर्ति श्रृंखला हटाने वाले जो वैश्विक निवेशक हैं उनको भारत की तरफ आकर्षित करके हम अपने देश में वैश्विक सुस्ती का प्रभाव बहुत कम कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है उसके माध्यम से भी हम अपने देश में वैश्विक सुस्ती को दूर कर सकते हैं। तो समसामयिक जो आर्थिक संकेतक हैं जो 2025 में वो ये बताते हैं कि हमारे देश के अंदर मुद्रास्फीति 3% तक गिर गई है, जो कि पिछले 6 वर्ष में सबसे कम है। फिर मई 2025 में बेरोजगारी दर 5.6% रही, जबकि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 9% तक सिमट गई है। अब आरबीआई ने 2 बार रेपो रेट में कटौती की है और ये वर्तमान में 5.5% है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि विश्व जो है अभी अनिश्चितता की स्थिति से गुजर रहा है। तो इन्हीं अनिश्चितता की स्थिति में भारत को एक ऐसी आर्थिक नीति पर फोकस करना चाहिए जो घरेलू स्थिरता पे निर्भर हो, जो निर्यात प्रतिस्पर्धा पे फोकस्ड हो, जो निवेश आकर्षण पे फोकस्ड हो। तो हम संतुलित नीतियों के ज़रिए भारत को इन संकटों से बचा सकते हैं और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भी भारत को काफ़ी आगे लेके बढ़ा जा सकता है। तो ये इस लेख में हर्षवर्धन अग्रवाल ने हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है। अब इस पूरे चर्चा के आधार पे इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं कि वैश्विक व्यापार अस्थिरता के बीच में भारत की आर्थिक नीति को संतुलन बनाकर चलना एक चुनौती है। उपरोक्त कथन की पुष्टि करते हुए भारत की 3 स्तरीय रणनीति और सरकार के प्रमुख उपायों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो आर्टिकल था दोस्तों, ये आर्टिकल मेनली अभी जिस तरीके से विश्व अर्थव्यवस्था में तनाव का माहौल है, उस तनाव के माहौल से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने पे केंद्रित है। बढ़ते हैं आगे।
लेकिन उससे पहले इसमें हमने मौद्रिक नीति की बात की, हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की बात की, तो इसके बारे में जानना थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मौद्रिक नीति और इसके उपकरण के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति ऐसी नीति होती है जो आरबीआई के द्वारा अपनाई जाती है और जिस नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता, हमारे देश के अंदर विकास को प्रोत्साहन, हमारे देश के अंदर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और हमारे देश के अंदर रोजगार सृजन करना है। अब मूल्य स्थिरता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके की जा सकती है। विकास को प्रोत्साहन आरबीआई द्वारा निवेश व मांग को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। वित्तीय स्थिरता जो है वो ब्याज दरों और मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित रख के स्थापित की जा सकती है। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष लक्ष्य के रूप में आरबीआई का जो लक्ष्य है वो रोजगार सृजन भी है। तो आरबीआई अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल करती है और इन उपकरणों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा होता है गुणात्मक उपकरण। तो हम देखते हैं मात्रात्मक उपकरण में क्या क्या होता है और गुणात्मक उपकरण में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक उपकरण के बारे में। इसमें आप देखेंगे रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों, रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, वो आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं। अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए जिस रेट पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं हम उसको रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट अगर घटा दिया जाए तो इससे क्या होता है, ऋण सस्ता हो जाता है और मांग बढ़ती है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ऐसा रेट होता है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो आरबीआई में पैसा रखना ज़्यादा लाभदायक हो जाता है, तो इस वजह से मांग कम होती है। जब आरबीआई में वाणिज्यिक बैंक पैसा रखने लगेंगे तो वो ऋण जो मार्केट है उसमें कम देंगे, इसकी वजह से मांग जो है उसमें गिरावट आती है। ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण भी लेते हैं। अल्पकालिक ऋण के साथ साथ वो कभी कभी दीर्घकालिक ऋण भी लेते हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई से जिस दर पे दीर्घकालिक ऋण लिया जाता है उस ऋण को हम बैंक रेट, उस दर को हम बैंक रेट कहते हैं। अगला है कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, आरबीआई के पास हर एक बैंक को अपने टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी एनडीटीएल का टोटल जो है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है और इसी हिस्से को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो और ये जो हिस्सा होता है दोस्तों वो नकद रूप में रखना होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर बैंकों को अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा अपने पास भी या तो नकद में या सरकारी प्रतिभूतियों में या गोल्ड में कैसे भी करके रखना पड़ता है। तो जो हिस्सा एनडीटीएल का वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं उसको हम एसएलआर कहते हैं। जो हिस्सा एनडीटीएल का बैंक आरबीआई के पास रखते हैं हम उसको सीआरआर कहते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि सीआरआर नकद रूप में रखा जाता है, वहीं एसएलआर नकद के साथ साथ सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी और स्वर्ण के रूप में भी रखा जा सकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये जिन भी चीज़ों की मैंने बात की, अगर मौद्रिक नीति उपकरण में जितने भी उपकरण थे, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वो आपका सीआरआर हो, चाहे वो एसएलआर हो, इन सब में जब बढ़ोतरी की जाएगी तो महंगाई जो है इसमें कमी आएगी। तो मौद्रिक नीति के जो उपकरण होते हैं इसको अगर आप एक संबंध बना सकें महंगाई के साथ, तो मौद्रिक नीति के उपकरण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं महंगाई के। यानी इन उपकरणों में अगर वृद्धि की जाएगी तो महंगाई में कमी आएगी और इन उपकरणों में जब कमी की जाएगी तो फिर महंगाई जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी और मांग में वृद्धि होती है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मात्रात्मक उपकरणों के अलावा आरबीआई अपने मौद्रिक नीति को संचालित करने में कुछ गुणात्मक उपकरणों का भी इस्तेमाल करती है, जैसे मार्जिन आवश्यकताएं। हम इसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी जब आप ऋण पे लेते हैं कोई भी चीज़, तो आपको कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी डाउन पेमेंट का वैल्यू बढ़ाना या घटाना मार्जिन आवश्यकताओं में आता है। ठीक है। तो जब आप डाउन पेमेंट का वैल्यू देखेंगे कि बढ़ता है तो इसकी वजह से लोग थोड़े से हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि डाउन पेमेंट ज़्यादा होने की वजह से कई सारे लोग किसी भी चीज़ को ख़रीदना टाल देते हैं।
तो डाउन पेमेंट ज़्यादा या कम करके मांग को नियंत्रित किया जा सकता है एक सीमा तक। तो ये होता है गुणात्मक उपकरण में मार्जिन आवश्यकता। अगला होता है क्रेडिट राशनिंग, यानी कि किस क्षेत्रों में कितना ऋण दिया जाए इस बात को आरबीआई निर्धारित कर देती है और इस वजह से जो मांग है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये होता है क्रेडिट राशनिंग। साथ ही साथ बैंकों को आरबीआई की नीति का पालन करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है, इसको हम नैतिक प्रेरणा कहते हैं। इसके अलावा आरबीआई जो बैंक है उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी करती है, जिसे हम प्रत्यक्ष कार्रवाई कहते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से आरबीआई अपने उद्देश्यों को, जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं, उसको पूरा करती है, जिसमें मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, हमारे देश के अंदर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, विकास को प्रोत्साहन देना, रोजगार का सृजन करना इत्यादि। तो ये दोस्तों हो गया मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति को मौद्रिक नीति समिति के द्वारा संचालित किया जाता है और मौद्रिक नीति के निर्णयों पर बैठक होती है हर 2 महीने में। ठीक है, तो जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में 3 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं और 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं, और जो आरबीआई का गवर्नर होता है इस मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है। फिर मौद्रिक नीति समिति में मैंने आपको बताया 6 समिति होती है जो हर 2 महीने पे मिलती है। मौद्रिक नीति का समिति का उद्देश्य जो है वो हमारे देश के अंदर मुद्रास्फीति को 4%, माफ़ कीजिएगा, 4 ± 2% तक बना के रखना है। यानी हमारे देश में मिनिमम 2% मुद्रास्फीति होनी चाहिए और मैक्सिमम 6% मुद्रास्फीति होनी चाहिए। तो 2 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति के स्तर को बनाए रखना ही मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य है। अब मौद्रिक नीति समिति को 2016 में गठित किया गया था और इसका गठन आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया है। तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में और मौद्रिक नीति के बारे में और उनके सारे उपकरणों के बारे में जो भी मैंने आपसे बात की, उसके आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला मैंने आपको बताया था कि वैश्विक सुस्ती से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो आखिर ये योजना क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और इसके कौन कौन से लक्षित समूह हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि योजना है क्या। दोस्तों, पीएलआई योजना भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई एक औद्योगिक नीति है, जिसका उद्देश्य है हमारे देश के अंदर घरेलू विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और भारत को एक वैश्विक उत्पादन हब बनाना। ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर जब घरेलू उत्पादन बढ़ेगा तो इससे हम उस बढ़े हुए उत्पाद का हम निर्यात करेंगे, तो निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा में देना। फिर जब हम अपने घरेलू स्तर पर काफ़ी अच्छे तरीके से उत्पादन करेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत को भी बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। साथ ही साथ रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी विकास सुनिश्चित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। तो ये योजना आखिर कैसे काम करती है? देखिए, कंपनियों को उनके अतिरिक्त उत्पादन पर प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, फिर प्रोत्साहन की जो गणना होती है वो 20 वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि के आधार पर होती है। अब मैंने आपको जब मैं इकॉनमी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है और इसी बेस ईयर के आधार पर हम अपने देश में विकास की प्रक्रिया को मापते हैं। तो बेस ईयर के बारे में आपसे डिटेल में आगे इकॉनमी में बात करूंगा। यहाँ पे आप ये समझिए कि पीएलआई योजना के तहत जो भी प्रोत्साहन दिया जाता है उस प्रोत्साहन को 5 बेस ईयर के मुकाबले उत्पादन की वृद्धि के आधार पर दिया जाता है और इसकी समयावधि जो होती है वो अधिकतर क्षेत्रों के लिए 5 वर्ष है। पीएलआई योजना में जो मुख्य क्षेत्र कवर किए जाते हैं उसमें आप देखेंगे मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एपीआई हैं, सोलर मॉड्यूल हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं। ऑटोमोबाइल जो है उनको 2021-22 में पीएलआई 2.0 में शामिल किया गया। फिर एडवांस केमिकल सेल बैटरी हैं, टेक्सटाइल है, स्पेशलिटी स्टील है, ड्रोन है, फिर आईटी हार्डवेयर है ना, टेलीकॉम है, फिर सेमीकंडक्टर है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं वो पीएलआई योजना के तहत कवर किए गए हैं। तो क्या पीएलआई योजना की अभी तक कोई उपलब्धि रही है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए,
पीएलआई योजना की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश का आश्वासन अभी तक मिल चुका है। 60 लाख से अधिक रोजगार प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता ये सृजित कर चुके हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे देश से मोबाइल फ़ोन निर्यात में वृद्धि हुई है, जो कि अब एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां जो हैं वो भारत में आके वो उत्पादन करने लगी हैं। लेकिन इस योजना से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे छोटे उद्योगों की पहुंच बहुत सीमित है। हमारे देश के अंदर जो संरचनात्मक समस्याएं हैं उसकी वजह से भी इस योजना को काफ़ी चुनौती मिलती है, जैसे भूमि, बिजली, लॉजिस्टिक्स, इन सारी आधारभूत संरचनाओं का अभाव। फिर कई क्षेत्रों में इस योजना का धीमा कार्यान्वयन और प्रोत्साहन के वितरण में देरी भी इसके समक्ष एक चुनौती बन के आता है। तो निष्कर्षतः दोस्तों अगर हम बात करें तो पीएलआई योजना भारत को मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर ले जाने की रणनीति है। यानी पहले जो हम ये बात करते थे कि आप हमारे देश में आकर बनाइए, तो आज हम उस स्लोगन से आगे बढ़ के अब हम पूरे विश्व के लिए उत्पादन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इस दिशा में पीएलआई योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो इसे अगर पीएलआई योजना को संस्थागत बाधाओं से दूर कर दिया जाए और इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये भारत की औद्योगिक, तकनीकी और हमारी आर्थिक शक्ति को काफ़ी मजबूत कर सकता है। तो ये दोस्तों पीएलआई योजना था, जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, और इसके आधार पे अब आप आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों वो है आपका मैन ऑफ वॉर। देखिए, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया ईरान और इजराइल के संघर्ष में जो है अपना हस्तक्षेप किया है। तो ये लेख ये दिखाता है कि किस प्रकार अमेरिका ने राजनयिक समाधान की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए सीधे सैन्य कार्रवाई की ओर जो रुख किया है, इसकी वजह से पश्चिम एशिया की शांति को और वैश्विक सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 2 और पेपर 3 से जुड़ता है दोस्तों, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति की बात करते हैं। साथ ही साथ ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ता है। फिर सामरिक स्थिरता और हथियार नियंत्रण से भी आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा ये भारत की वेस्ट एशिया नीति से भी जुड़ता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इस पूरे आर्टिकल में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीति के बारे में सबसे पहले बात की गई है। ईरान के फोर्डो, नटांज और इस्फहान जैसे संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका ने बमों से हमला किया है, और ये हमला तब हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी। तो एक तरफा सैन्य कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बिना की गई, जो कि अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, इन सारे मामलों में सैन्य हस्तक्षेप से केवल अस्थिरता फैली है, और ये असफल कूटनीति और एक असफल सैन्यवाद का उदाहरण है। अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट जिसने पुष्टि की थी कि ईरान के पास कोई सक्रिय परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं था, इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर यह हमला किया है। तो इसके रणनीतिक और वैश्विक परिणाम क्या होंगे? माफ़ कीजिएगा। देखिए, ये हमला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था को कमज़ोर करेगा। उत्तर कोरिया जैसे देश अब कभी परमाणु निरस्त्रीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे इस हमले के बाद, और जो छोटे देश हैं उनके लिए न्यूक्लियर डिटरेंस ही अस्तित्व का अब साधन बन जाएगी, क्योंकि अगर उनके पास न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होगा तो कभी भी कोई भी बड़ी शक्ति उनके ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो इस वजह से अब छोटे से छोटे देश भी निवारक शक्ति के रूप में अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस आक्रमण के रणनीतिक और वैश्विक परिणाम हैं। तो इस घटना का नीतिगत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संदर्भ क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 एक राष्ट्र को किसी अन्य बल पर प्रयोग करने से रोकता है। तो अमेरिका ने इसका उल्लंघन किया है। मैंने आपको इस चार्टर के अनुच्छेद 2.4 के बारे में पहले भी बताया था, जो कि आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है, और ये मैंने आपको इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान बताया था कि किस तरीके से एक लेखक ने ये कहा था कि इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किया जाना आत्मरक्षा नहीं बल्कि आक्रामकता का उदाहरण है, और ये यूएन के आक्रामकता का उदाहरण है,
और ये यूएन चार्टर के अनुच्छेद 2 सब क्लॉज 4 का उल्लंघन है। फिर इसके बाद देखिए कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के उद्देश्यों को भी यह घटना आघात पहुंचाता है। फिर अमेरिका का ये कदम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका को भी अप्रासंगिक बनाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है अमेरिका, और इसके द्वारा बाकी जो मेंबर्स हैं तो उनसे बिना पूछे अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। तो इस घटना का भारत के लिए क्या निहितार्थ है? सबसे पहले हम ऊर्जा सुरक्षा संकट के संदर्भ में देखते हैं। देखिए, भारत अपने कच्चे तेल की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको उसके बंद होने से भारत को भारी आर्थिक झटका लग सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके दुनिया भर का लगभग 20% से ज़्यादा तेल जो है वो निर्यात होता है। भारत हालांकि ईरान से डायरेक्ट तेल आयात नहीं करता है, लेकिन ईरान के साथ फिर भी भारत के कूटनीतिक संबंध है, भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस घटना से विदेश नीति संतुलन पर भी भारत के निहितार्थ हैं। जैसे भारत के अमेरिका और इसराइल के साथ घनिष्ठ संबंध है, लेकिन ईरान के साथ भी ऊर्जा, रणनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। एक और मित्र देशों से संबंध तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता और गुटनिरपेक्षता की परंपरा के बीच में एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुपक्षीय व्यवस्था में भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। भारत को इस संकट में यूएन और बाकी जितने वैश्विक मंच हैं उन सब पर शांति और संवाद की पहल करनी चाहिए। तो भारत के लिए ये निहितार्थ है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि अमेरिका का जो ये कदम है वो सारे राजनयिक प्रयासों को पीछे धकेलकर वैश्विक सुरक्षा को कमज़ोर करता है। तो इस भारत को इस परिस्थिति में एक संतुलित, बहुपक्षीय और एक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस चर्चा के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों आदिवासी के संबंध में। ये आर्टिकल जो है वो भारत की जो जनगणना हो रही है जिसमें धर्म आधारित आंकड़े दर्ज करती है, उसमें आदिवासियों की क्या जगह होनी चाहिए उसके बारे में बात करता है ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 1 जिसमें भारतीय समाज और जनजातीय समुदाय, उनकी विविधता, सांस्कृतिक पहचान, इन सब से संबंधित है। साथ ही साथ ये आपके जीएस पेपर 2 के संविधान और मौलिक अधिकार तथा सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के संरक्षण से भी संबंधित है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या बात की गई। देखिए, भारत की जनगणना प्रणाली धर्म आधारित आंकड़े दर्ज करती है, लेकिन इसमें आदिवासी धर्मों या विश्वास प्रणालियों को अलग पहचान नहीं दी जाती है। वर्तमान में आप देखिए, जो अनुसूचित जनजाति हैं जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, इनको हिंदू, ईसाई या अन्य प्रमुख धर्मों में वर्गीकृत किया जाता है। इन आदिवासियों को, इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इनके अपने धर्म या विश्वास प्रणालियों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता। अब चूंकि इनको हिंदू, ईसाई या अन्य प्रमुख धर्मों में वर्गीकृत किया जाता है, इस वजह से इनकी मूलभूत धार्मिक पहचान और इनकी सांस्कृतिक विविधता जो है वो विस्मृत हो जाती है। तो लेखक इस बात को लेकर सवाल उठाता है कि आखिर क्यों आदिवासी धर्मों को जनगणना में स्वतंत्र पहचान के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, और क्यों यह संवैधानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गलत है, अनुचित है। तो आइए हम एक एक करके सारे इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इस घटना में एक संवैधानिक संदर्भ की तरफ हमारा ध्यान खींचा गया। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 और 26 के संदर्भ में हमारा ध्यान यहाँ पे खींचा गया है। तो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो किसी भी नागरिक को स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की अनुमति देता है। ठीक है, 5वीं और 6ठी अनुसूचियाँ जो है वो आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन और सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फिर आर्टिकल 371A, 371B ये जो है वो नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, इन सब राज्यों में आदिवासी परंपराओं की संवैधानिक सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब जनगणना में उनकी धर्म संस्था की पहचान ही नहीं होती तो क्या यह उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है? फिर इसके बाद जनगणना में ORP श्रेणी की सीमाओं की तरफ हमारा ध्यान खींचा गया है। ORP मीन्स अदर रिलीजियस परसुएशन। तो ORP ये एक अस्पष्ट और असंगठित कॉलम है जिसमें आदिवासी धर्मों को डाला जाता है हमारी जनगणना में। तो 2011 जो जनगणना के आंकड़े हैं उसमें आप देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी, जो 8.6% है।
लेकिन ओआरपी का चयन करने वाले सिर्फ 72 लाख थे, 0.66%। इससे ये पता चलता है कि या तो उन्हें अदर रिलीजियस परसुएशन के बारे में जानकारी नहीं थी, या उन्हें विवश होकर किसी अन्य धर्म को चुनना पड़ा था। फिर आदिवासी धर्मों की अलग पहचान की जो मांग है वो उठती रही है। उदाहरण के लिए आप देखें, झारखंड में 2020 में विधानसभा द्वारा सरना धर्म कोड को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में भी कई आदिवासी समूहों ने अपनी परंपरागत पूजा पद्धति को हिंदू धर्म की बजाय एक स्वतंत्र रूप में दर्शाने की मांग की है। तो आदिवासी धर्मों की विशेषताओं में आप देखेंगे प्रकृति पूजा आती है, नदी, वन, जानवरों से जुड़ी मान्यताएं आती हैं, फिर आत्मा और पूर्वज पूजा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर आदिवासी धर्म में कोई भी संस्थागत ग्रंथ या पैगंबर नहीं होता, इनकी परंपराएं मौखिक रूप पे आगे बढ़ती हैं। तो ये संस्थागत धर्मों से विभिन्न एक जीवन दृष्टि है जो स्वयं में एक अलग पहचान की योग्यता रखती हैं। इस वजह से लेखक का ये मानना है कि हमारी जनगणना में आदिवासियों के धर्म को एक अलग रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि इनको हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। फिर इसमें राजनीतिक विमर्श और पहचान की राजनीति की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा गया। लेखक ये इंगित करती हैं कि आदिवासियों को हिंदू की श्रेणी में डालना हिंदुत्व की समावेशनात्मक रणनीति का हिस्सा है। ठीक है। आरएसएस व अन्य जो संगठन है वो आदिवासी समुदायों को वनवासी हिंदू बताकर उनको अपने हिंदू धर्म में समाहित करने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी की किताबों से आदिवासी देवताओं के नाम हटाना या एकलव्य स्कूलों में ब्राह्मणिक परंपराएं लागू करना इसी एक रूप सांस्कृतिक समरसता के भाग हैं। तो ये आदिवासी समुदायों की संस्कृति पर, यह विश्वास, उनकी विश्वास प्रणाली पर और उनकी पहचान पर हमला है। तो लेखक का ऐसा मानना है कि आरएसएस और अन्य संगठन आदिवासी समुदायों को जिस तरीके से वनवासी हिंदू बताते हैं वो गलत है, क्योंकि इससे आदिवासी समुदायों की उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी विश्वास प्रणाली और उनकी पहचान पर चोट लगती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस लेख में सार्वजनिक नीति में विसंगति की तरफ भी इशारा किया गया। देखिए, शिक्षा, सरकारी योजना और सामाजिक लाभ के क्षेत्र में धर्म के आधार पर आंकड़े बनते हैं। अगर आदिवासी धर्मों की स्वतंत्र पहचान नहीं होगी तो उनकी विशेष ज़रूरतों की भी पहचान नहीं हो पाएगी, और इस वजह से हमारे जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत हैं उनका भी उल्लंघन होगा। तो ये हमें सार्वजनिक नीति में भी विसंगति देखने को मिलती है। तो निष्कर्षतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जनगणना में आदिवासी धर्मों की स्वतंत्र मान्यता केवल हमारे देश के लिए सांख्यिकीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि संवैधानिक न्याय और सांस्कृतिक गरिमा की भी बात है। भारत की लोकतांत्रिक और बहुलतावादी परंपरा को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम आदिवासी पहचान को पूर्ण सम्मान दें और उनको जनगणना में अलग मान्यता दें। तो ये दोस्तों लेखक ने इस तरीके से अपनी बातों को रखा है, और इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जनगणना में आदिवासी धर्मों को अलग पहचान ना देना न केवल संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी भी है। उपरोक्त कथन के आलोक में चर्चा कीजिए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसमें हमारे स्लोइंग इकोनॉमी के लिए एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी यानी एक विस्तारकारी या प्रसारकारी नीति की ज़रूरत बताई गई है। ये जो आर्टिकल है ये आपके यूपीएससी के सिलेबस के जीएस पेपर 3, जिसमें हम आर्थिक विकास, मुद्रा और बैंकिंग, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, इन सब टॉपिक्स को देखते हैं। साथ ही साथ ये आपके जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट होता है, जिसमें हम नीति समन्वय और संस्थागत भूमिका को देखते हैं। इसके अलावा निबंध में भी ये अब जुड़ सकता है, क्योंकि विस्तारणात्मक नीतियाँ ये बढ़ावा है या जोखिम है, इस पर एक आपसे निबंध लिखने को भी कहा जा सकता है। देखिए, इस पूरे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या हम समझते हैं। भारत इस समय धीमी हो रही आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति, निम्न मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रहा है, यानी कि भारत में आर्थिक वृद्धि भी कम हो रही है और महंगाई भी कम हो रही है। तो ऐसे में सरकार और आरबीआई दोनों ने विस्तारकारी नीतियां अपनाई हैं। जैसे उन्होंने आयकर में कटौती कर दी, आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी कर दी है। लेकिन यदि इन दोनों नीतियों का समन्वय नहीं होता है, अगर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों में एक समन्वय नहीं होता है, तो यह राजकोषीय घाटा और हमारे देश के अंदर जो मुद्रास्फीति अभी चल रही है उस पर और हमारी नीति की प्रभावशीलता पर भी गलत असर डाल सकता है। तो इस आर्टिकल में इन्हीं सारे मुख्य मुद्दों को उठाया गया है। तो हम एक एक करके सारे ज़रूरी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक सुस्ती के संकेत। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ मई 2025 में 9% पर आ गया था, जो पिछले 3 वर्षों का न्यूनतम स्तर है।
बेरोजगारी दर भी अप्रैल 2025 में 5.1% से बढ़ के 5.6% मई में हो चुकी थी। मुद्रास्फीति पिछले 6 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई, जो कि कमज़ोर मांग और अच्छे मानसून का एक संकेत है। तो विस्तार ऋणात्मक नीतियाँ जो होती है, इसमें हम देखते हैं विस्तार ऋणात्मक मौद्रिक नीति। इसमें आरबीआई ने 2 लगातार बैठकों में रेपो दर में कुल 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की और इसको 5.5% पर लाया गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मौद्रिक नीति बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति के उपकरणों में उसी में से एक था रेपो रेट। तो जब रेपो रेट को कम किया जाता है, तो रेपो रेट के कम होने से क्या होता है, जो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, इन वाणिज्यिक बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है। जब इनको सस्ता ऋण मिलेगा तो ये ग्राहकों को भी सस्ता ऋण देंगे। जब ग्राहकों को सस्ता ऋण देंगे तो ग्राहक ज़्यादा ऋण लेंगे। ज़्यादा लेने की वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। ज़्यादा पैसे होने की वजह से ज़्यादा मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो फिर धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था फिर से अपनी पटरी पे आ जाती है। तो मंदी से बचाने के लिए एक विस्तारकारी नीति को अपनाया जाता है, और अभी हमारे देश में चूंकि मुद्रास्फीति में भी कमी देखने को मिल रही है, एक मंदी की स्थिति सी देखने को मिल रही है, इस वजह से विस्तारकारी नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। तो इस विस्तारकारी नीति का उद्देश्य है हमारे देश में निवेश को प्रोत्साहित करना और मांग को बढ़ाना, ताकि जब मांग बढ़े तो उससे अपने आप मुद्रास्फीति बढ़े और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ जाए। अब विस्तारकारी, ये तो मौद्रिक नीति की बात हो गई। अब हम देखते हैं विस्तारकारी राजकोषीय नीति के बारे में। देखिए, फरवरी 2025 में सरकार द्वारा आयकर में कटौती की गई। अब इस आयकर में कटौती से लोगों के पास जो खर्च करने योग्य पैसे हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन अब मात्रा तो बढ़ गई, और इस आयकर में कटौती का सीधा प्रभाव ये होना चाहिए था कि लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो और फिर इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। लेकिन खपत में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई इस आयकर में कटौती के समकक्ष। इसकी वजह से मांग और जीडीपी में भी तेज़ी नहीं आई है। फिर नीति समन्वय की चुनौती की तरफ हमारा ध्यान खींचा गया है। जैसे अगर राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों ही विस्तारवादी हो तो मुद्रास्फीति अचानक से बढ़ जाती है। लेकिन अगर मौद्रिक और राजकोषीय नीति विरोधाभासी हो, जैसे टैक्स कट प्लस ब्याज दर में वृद्धि, यानी कि एक तरफ राजकोषीय नीति में टैक्स को कट किया जा रहा है, कर को कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ मौद्रिक नीति में देखेंगे ब्याज दर में वृद्धि की जा रही है, तो ये एक विरोधाभासी स्थिति हो जाती है। और इसकी वजह से जो दोनों नीतियां हैं उनका प्रभाव शून्य हो सकता है, जैसा कि अमेरिका और यूके में हुआ था। तो ये जो आर्टिकल है वो इस बात की चेतावनी देता है कि नीति संकेतों में और व्यवहार में समय अंतराल के कारण इसका प्रभाव देर से या अनियंत्रित हो सकता है। तो राजकोषीय नीति में और मौद्रिक नीति में एक समन्वय होना चाहिए। फिर राजकोषीय घाटा और व्यय दबाव पर भी हमारा ध्यान खींचा गया है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि यदि खपत नहीं बढ़ी तो टैक्स कलेक्शन घटेगा और इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। अब देखिए, जब राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो इस घाटे की पूर्ति करने के लिए हम बाह्य वाणिज्यिक ऋण लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कहते हैं। जब हम बाह्य वाणिज्यिक ऋण लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे क्रेडिट रेटिंग पे असर पड़ता है, और क्रेडिट रेटिंग पे जब असर पड़ता है तो हमारे देश के अंदर रुपया कमज़ोर होता है। रुपया कमज़ोर होता है, इसके साथ साथ आप देखेंगे हमारे देश में निवेश में भी कमी आती है, तो ये प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में जो भी विस्तारकारी कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से अगर खपत नहीं बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन हमारा घटेगा और हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। फिर सरकार अगर राजस्व व्यय में कटौती करती है तो इससे गरीब वर्गों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इस वजह से सामाजिक असमानता और जो खपत संकट है वो और ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो नीतिगत और संवैधानिक प्रासंगिकता के बारे में अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में हमने देखा राजकोषीय अनुशासन के बारे में। तो FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना होता है। फिर DPSP जो है वो राज्य को समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण हेतु भी कार्य करने का निर्देश देते हैं। अतः ऐसी नीतियाँ जो मांग को उत्पन्न करती है वो आर्थिक न्याय के उद्देश्य से भी जुड़ी हुई हैं। तो निष्कर्ष हमारा इस आर्टिकल में पूरी चर्चा का ये निकलता है कि विस्तारकारी जो भी नीतियाँ हैं, चाहे वो मौद्रिक हो या राजकोषीय हो, इन दोनों विस्तारकारी नीतियों का प्रभाव तब तक अच्छे से नहीं होगा जब तक मांग, उत्पादन और निवेश में संतुलित समन्वय न हो।
भारत को अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच एक स्पष्ट तालमेल स्थापित करना पड़ेगा और फिर जो लक्षित और न्यायसंगत आर्थिक पुनरुद्धार है उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस आर्टिकल में जो बेज़रूरी बातें थी मैंने आपसे डिस्कस की। अब इस चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, साथ ही साथ आप इस एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे देश में हाल ही में कई सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस खोला गया है, उसका हमारे देश में हायर एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके जीएस पेपर 2 के शिक्षा नीति से, वैश्विक संस्थान नियामक संस्थाओं से, फिर जीएस पेपर 1 में आप देखेंगे भारतीय समाज और उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ, इनसे भी जुड़ती है। साथ ही साथ आप इस टॉपिक पर निबंध भी लिख सकते हैं जिसका शीर्षक ये हो सकता है, भारत में शिक्षा का वैश्वीकरण अवसर बनाम असमानता। तो इस सबसे पहले इस आर्टिकल का अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक संस्थानों की जो उपस्थिति है वो एक बड़ा बदलाव लाएगी। 2020 की नई शिक्षा नीति है, 2023 की यूजीसी की जो रेगुलेशंस है, इसके बाद कई सारे विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने की दिशा में काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं, खासकर गिफ्ट सिटी में और नवी मुंबई में। तो ये जो आर्टिकल है वो इस बात पे हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि क्यों आखिरकार ये विश्वविद्यालय भारत आ रहे हैं, इन विश्वविद्यालयों के भारत आने से भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे और इससे भारतीय छात्रों को लाभ मिलेगी या फिर भारतीय छात्रों के समक्ष एक नई चुनौती आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके हम मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैश्विक विद्यालय भारत क्यों आ रहे हैं। देखिए, ग्लोबल नॉर्थ जिसमें आप यूके को देख सकते हैं, यूएस को देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो ग्लोबल नॉर्थ में जन्म दर में गिरावट और वहाँ पे घरेलू छात्रों की संख्या में कमी के कारण वहाँ के उच्च शिक्षा संस्थान खाली हो रहे हैं। तो इस वजह से भी वहाँ के विश्वविद्यालय भारत आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो ग्लोबल नॉर्थ के विश्वविद्यालय हैं वो वित्तीय संकट से जूझ रहे, अब अंतर्राष्ट्रीय ये वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भर हैं। हाल ही में आप देखें यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्र वीज़ा पर सीमाएं लगाई हैं, जिससे उन्हें भारत जैसे बड़े युवा देश में ही संभावनाएं दिखने लगी। तो इन 3 कारणों की वजह से हम देखते हैं कि वैश्विक विश्वविद्यालय भारत आ रहे हैं। फिर भारत में अवसर और संभावनाएं क्या हैं? तो भारत की युवा जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो कि 30% है, वो इन विश्वविद्यालयों को आकर्षित करती है। भारत में अभी भी जो अधिकांश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो औसत स्तर के हैं, तो विदेशी विश्वविद्यालय गुणवत्ता के मामले में एक बेहतर विकल्प भी पेश कर सकते हैं। कई भारतीय छात्र जो विदेश जाकर बसने की मंशा नहीं रखते हैं, अब वो अपने देश में रहकर ही विदेशी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारी संभावित चुनौतियां भी हैं जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के भारत आगमन से संबंधित हैं। जैसे भारत में उच्च शिक्षा के लिए भुगतान करने की क्षमता अभी सीमित है, जिससे कि केवल एक छोटा वर्ग ही इन सारे महंगे ब्रांच की कैंपस तक पहुंच सकेगा। फिर वैश्विक अनुभव भी मिश्रित है। चीन, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये कई विदेशी विश्वविद्यालय नुकसान में रहे हैं और बंद हो गए। तो जो वैश्विक अनुभव है वो मिश्रित है। फिर भारत में संस्थागत और नियामकीय कठिनाइयाँ भी हो सकती है, जैसे उनको रेगुलेटरी स्वायत्तता नहीं मिलेगी, नियामकीय स्वायत्तता नहीं मिलेगी, पाठ्यक्रम की स्वीकृति, तो कई सारी नियामकीय कठिनाइयाँ भी इन विश्वविद्यालयों के समक्ष हो सकती है। फिर संवैधानिक और नीतिगत प्रासंगिकता की बात करें हम इस आर्टिकल की, तो नेशनल इकोनॉमिक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसका उद्देश्य हमारे देश के अंदर उच्च शिक्षा में वैश्विक गुणवत्ता को लाना, बहुविषयकता को लाना और लचीलापन को लाना है, ताकि और जो है हम अपने देश के अंदर उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लेके जा सके, और विदेशी विश्वविद्यालय भी इसका एक अंग है। फिर यूजीसी FHEI नियम 2023 के तहत इन्हें भारत में शाखा खोलने की अनुमति दी गई है और इनमें गुणवत्ता मानकों के बारे में, शुल्क नियंत्रण के बारे में और डिग्री मान्यता से संबंधित दिशा निर्देश शामिल हैं। तो यह भारत की शिक्षा में वैश्वीकरण की रणनीति का एक हिस्सा है। तो इस पूरे आर्टिकल में जितनी भी बातें हमने दोस्तों चर्चा की, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि विदेशी विश्वविद्यालय भारत की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और विविधता ला सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी लाभ हमें मिलेगा वो लाभ सार्वभौमिक तभी होंगे, वो लाभ सभी वर्गों तक तभी पहुंचेंगे जब नियामक व्यवस्था, शुल्क नीति और सामाजिक समावेशन, इन सब के ऊपर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। वरना
ये जो पहल है विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को भारत में खोलने की जो पहल है, वो केवल कुलीनों के लिए उच्च शिक्षा का द्वार बनकर रह जाएगी। तो ये दोस्तों इस चर्चा में विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आगमन के बारे में बहुत सारी बातें थी जो हमने डिस्कस किया। और इस चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, जिसमें यह है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की शाखाओं की स्थापना से उच्च शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता की वृद्धि तो संभव है, लेकिन यह सामाजिक समावेशन की चुनौती भी उत्पन्न कर सकती है। तो इस कथन के आलोक में आपको चर्चा करना है। ये दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियोस दोस्तों पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली पीडीएफ आपको मिलेगा। इस पूरे सेशन का जो आपको नोट्स है वो मिल जाएगा। आप मेरे आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और वो डेली अपने आंसर पोस्ट करते हैं। तो आप भी वहाँ पे अपना आंसर पोस्ट करके इवैल्यूएट करवा सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो उसके बारे में तुरंत आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, है ना, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और अगले